राधे राधे दोस्तों। आज हम परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे और इसका अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का मतलब होता है रक्त वाहिनियों में अवरोध को रोकना, है ना। तो दोस्तों इसका जनक होता है परिसंचरण तंत्र का विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। इसके अंदर हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट है हमारा ब्लड, यानी रक्त किस प्रकार से हमारा काम करता है। इस सेकंड है ब्लड ग्रुप, और थर्ड नंबर है हृदय, हार्ट, और फोर्थ नंबर है ब्लड वेसल्स। इनकी बात करेंगे। आज हम इसकी बात करेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड किस प्रकार से ब्लड का अध्ययन किया जाता है और किस प्रकार से ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है। तो दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड। ब्लड के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों ब्लड का पीएच होता है 7.4। पीएच की बात करें तो 7.4। यहाँ पर पी का मतलब होता है उष्मांश, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन की सांद्रता, है ना। तो दोस्तों इसका पीएच होता है 7.4 और इसका अध्ययन कहलाता है रक्त का हिमेटोलॉजी। दोस्तों रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है, जबकि रक्त का निर्माण की प्रक्रिया है वो हीमोपोएसिस कहलाता है। याद कीजिएगा, निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोएसिस और अध्ययन हिमेटोलॉजी, है ना। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछ लिया जाता है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो रक्त को अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है। इसका पीएच होता है 7.4। ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं, जिसमें ब्लड बैंक के अंदर दोस्तों इसको ब्लड को 4.4 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है ना। इसको 4.4 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ब्लड में EDTA मिलाया जाता है। EDTA का मतलब होता है एथिल डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। एथिल डाइअमीन टेट्रा एसीटेट मिलाया जाता है, या फिर इसमें सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है। सोडियम साइट्रेट। दोस्तों सोडियम साइट्रेट या EDTA का काम होता है रक्त को जमने से रोकना, यानी किसी कारण से रक्त ना जमे, इस कारण से इसमें EDTA मिलाया जाता है, या EDTA नहीं होने पर इसमें सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है। और ब्लड बैंक में सुरक्षित रखने के लिए 4.4 डिग्री सेल्सियस ब्लड को गर्म किया जाता है और इसका पीएच 7.4 होता है ना। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसकी विलयन की। तो इसका विलयन कैसा होता है, तो हमने फिक्स पीएच का मान बताया 7.4। क्या इससे कम ज्यादा नहीं हो सकता दोस्तों? हाँ, 7.4 इसका फिक्स रहता है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के विलयन को क्या कहा जाता है, बफर विलयन कहा जाता है। बफर विलयन। तो इसकी विलयन की बात करूं दोस्तों ब्लड की, तो ब्लड का विलयन होता है बफर विलयन। बफर विलयन। तो दोस्तों बफर विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जो पीएच के मान को परिवर्तन करे। ऐसा विलयन जो पीएच के मान को परिवर्तन करे, तो इस प्रकार का विलयन क्या कहलाता है दोस्तों? बफर विलयन कहलाता है ना। तो दोस्तों इसका विलयन हो गया बफर विलयन, पीएच हो गई 7.4। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक ब्लड है, रक्त है, कितने प्रकार से मिलकर बना होता है। तो ये 2 टाइप से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है दोस्तों ये प्लाज्मा से बना होता है, प्लाज्मा। सेकंड नंबर है दोस्तों रक्त कणिका।
तो ये दो भागों से मिलकर बना होता है दोस्तों। फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकंड है रक्त कणिका। दोस्तों प्लाज्मा होती है 45% और दोस्तों रक्त कणिका होती है प्लाज्मा होती है 55% और रक्त कणिका होती है 45%, है ना। तो दोस्तों याद कीजिएगा, रक्त के अंदर प्लाज्मा 55% और रक्त कणिका 45% होती है। रक्त कणिका 3 प्रकार की होती है, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका, इसी का पार्ट है। सेकेंड नंबर पार्ट है इसी का डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका। थर्ड नंबर इसी का पार्ट है प्लेटलेट्स या बिंबाणु, दूसरा नाम है इसका बिंबाणु। और प्लाज्मा ही दोस्तों, ये भी दोस्तों प्लाज्मा के अंदर दोस्तों इसके अंदर जल की मात्रा होती है। जल की मात्रा की बात करता हूं तो दोस्तों प्लाज्मा के अंदर जल की मात्रा होती है 90 से लेकर के 92%। और इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर खुद के अंदर इस 55% का भाग में ही 90 से 92% क्या होते हैं, इसमें जल पाया जाता है। जबकि इसमें प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा होती है दोस्तों 7 से 8%। दोस्तों ये कंपटीशन में पूछा हुआ है कि प्लाज्मा में के अंदर प्रोटीन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो प्रोटीन की दोस्तों 7 से 8% मात्रा होती है। दोस्तों प्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन 3 प्रकार से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट है फाइब्रिन, सेकंड है एल्बुमिन, और थर्ड है ग्लोबुमिन। फर्स्ट है प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिन, सेकंड है एल्बुमिन और थर्ड है ग्लोबुमिन। तो दोस्तों फाइब्रिन का काम होता है रक्त का थक्का जमने से रोकना, एल्बुमिन का काम होता है प्रासरीय क्रियाओं का नियमन करना रक्त के अंदर, और ग्लोबुमिन का काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे अब रक्त कणिका। रक्त कणिका 45% रक्त में कणिका के रूप में पाया जाता है। ये 3 प्रकार से होती है, आरबीसी, सेकंड नंबर डब्ल्यूबीसी, थर्ड नंबर है प्लेटलेट्स या बिंबाणु। दोस्तों हम अब पढ़ेंगे आरबीसी क्या होती है। इसका सेकंड नाम है लाल रक्त कणिका। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इरिथ्रोसाइट्स। दोस्तों आरबीसी के अध्ययन को इरिथ्रोलॉजी कहा जाता है और आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोएसिस कहलाता है ना। और आरबीसी की कमी को इरिथ्रोपीनिया कहलाता है ना। तो दोस्तों आरबीसी में केंद्रक का स्तनधारी में अभाव होता है, यानी स्तनधारी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, यानी आरबीसी के अंदर कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होगा। है ना। दोस्तों याद कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरबीसी का, आरबीसी के अंदर कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। आरबीसी स्तनधारी में आरबीसी के अंदर केंद्रक विहीन
और इसकी आकार की बात करूं तो इसका आरबीसी का स्तनधारी में आरबीसी उभय अवतल होती है ना। इसी प्रकार से मैं बात करूं उभयचर के अंदर, तो उभयचर के अंदर केंद्रक पाया जाता है, जबकि याद करना उभयचर के अंदर आरबीसी होती है वो उभय उत्तल होती है। याद कीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो दोस्तों इसकी बात करूं स्तनधारी के अंदर, तो केंद्रक विहीन आरबीसी होती है और उभय उत्तल होती है। इसका एक अपवाद है ऊंट वे लंबा। तो इनका दो अपवाद है, ऊंट व लामा, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। अब बात करता हूं दोस्तों आरबीसी की संख्या की। तो आरबीसी की संख्या पुरुषों के अंदर की बात करता हूं, आरबीसी पुरुषों में आरबीसी पाई जाती है दोस्तों 50 से लेकर के 55 लाख 55 घन प्रति लाख। दोस्तों पुरुषों के अंदर आरबीसी की संख्या 50 से 55 घन प्रति लाख ये रीट के अंदर पूछा हुआ है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है ना। तो इसी प्रकार में स्त्रियों की बात करता हूं। स्त्रियों के अंदर आरबीसी की संख्या होती है 45 से लेकर के 50 घन प्रति लाख। दोस्तों घन प्रति लाख ये इकाई हो गई दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये हुए आरबीसी की संख्या की बात। अब हम बात करते हैं आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा आरबीसी के अंदर हीमोलाइसिन। हीमोलाइसिन क्या होता है दोस्तों, जब सर्पदंश यानी सर्प के काटने से या मलेरिया रोग हो जाने के कारण हमारी शरीर में रक्त के अंदर आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी फट जाती है। इस कारण से आरबीसी से हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाती है और हमारे को तेज बुखार आना, इस प्रकार से लक्षण हमारे को प्रकट होता है। तो इस प्रकार का प्रक्रिया हीमोलाइसिन कहलाता है ना। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन। दोस्तों हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला जो लाल रंग तत्व लाल रंग प्रदान करता है आरबीसी को, है ना। तो यह इसका काम क्या होता है दोस्तों, याद कीजिएगा। एक हीमोग्लोबिन को HB से शो करता हूं दोस्तों मैं, है ना। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन परमाणु, यानी ये एक हीमोग्लोबिन है जो 4 O2 4 ऑक्सीजन परमाणु का परिवहन का काम करता है। क्या करता है, परिवहन का काम करता है हमारे शरीर के अंदर, रक्त के अंदर। इसी कारण से इसे शोषणीय वर्णक कहा जाता है। इसी कारण से इसे हीमोग्लोबिन को शोषणीय वर्णक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान से सुनना कि एक हीमोग्लोबिन का अणु हमारे शरीर में 4 ऑक्सीजन परमाणु या अणु का परिवहन करता है। इसी कारण से हमारा ये हीमोग्लोबिन शोषणीय वर्णक कहलाता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन के अंदर एक Fe+2 नामक तत्व पाया जाता है,
जो 4 ऑक्सीजन परमाणु से पॉलीपेप्टाइड नामक एक श्रृंखला बनाया जाता है। यानी ये Fe+2 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से हीमोग्लोबिन से एक श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ये Fe+2 भी क्या करता है, रक्त को लाल रंग प्रदान करने में सहायता करता है। इसी कारण से कहते हैं हीमोग्लोबिन एक शोषणीय वर्णक है जो रंग प्रदान में भी सहायक है ना। तो दोस्तों ये हुआ हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दोस्तों मैं बात करता हूं हीमोग्लोबिन को मापते कैसे हैं, है ना। तो हीमोग्लोबिन को मापने के लिए एक यंत्र आता है, उस यंत्र का नाम है हीमोसाइटोमीटर। और दोस्तों आरबीसी को मापने के लिए हीमोमीटर का यूज में लिया जाता है। अब मैं बात करता हूं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी जिसे दोस्तों श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है। दोस्तों इसी में भी कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है और इसमें पुरुषों में डब्ल्यूबीसी की संख्या दोस्तों पुरुष और महिलाओं में टोटल लगभग 6000 से लेकर के 10,000 प्रति लाख प्रति घन इसकी संख्या होती है। यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, 6000 से लेकर के 10,000 लाख प्रति घन। दोस्तों डब्ल्यूबीसी का काम होता है प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करना, है ना। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या हुआ, प्रतिरक्षी तंत्र का मजबूत करना, यानी यह प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करता है रक्त के अंदर, है ना, इम्यूनिटी को बढ़ाता है ना। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी के अंदर और पढ़े तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी में 2 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है, एक तो कणिका में और सेकंड नंबर है 2 प्रकार की कोशिका, एक तो कणिका में कोशिका और सेकंड नंबर कोशिका होती है एक कणिका में कोशिका जिसका विभाजन नहीं होता है। दोस्तों कणिका में दोस्तों याद करना, कणिका में के अंदर कणिका में क्या करता है दोस्तों, सेकंड होती है अकणिका में। इसका निर्माण प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करना होता है ना। और ये प्रतिरक्षी तंत्र में सहायता प्रदान और पारस्परिक क्रियाओं का नियमन में सहायक प्रदान करता है ना। इसमें भी दोस्तों मोनोसाइट ल्यूकोसाइट प्रकार के प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण होता है ना। अब दोस्तों मैं बात करता हूं डब्ल्यूबीसी की अधिकता से क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी की दोस्तों अधिकता से एलर्जी होती है, यानी मान लीजिए हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है ना। तो दोस्तों श्वेत रक्त कणिका मात्रा ज्यादा बढ़ने से हमारे प्रतिरक्षी तंत्र इम्यूनिटी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। याद करना ये फिक्स होती है, इससे इम्यूनिटी शक्ति पावर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी की जैसे ही हमारे शरीर में संख्या बढ़ेगी तो हमारे को एलर्जी जैसी एक रोग होगा, हमारे शरीर में खुजली का रोग होगा, है ना। तो हम खुजली इस प्रकार को एलर्जी कहा जाता है, यानी किसी भी संक्रमण से हमारे को एलर्जी हो सकता है। रेत है या लकड़ी का बुरादा है, तो किसी भी से ये एलर्जी जैसी भयानक रोग डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने के कारण होता है। अब दोस्तों मान लीजिए डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक संख्या बढ़ना, यानी 10,000 से 12,000 तक तो बढ़ती है, तब तो एलर्जी होती है। मान लीजिए इसकी संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई डब्ल्यूबीसी की संख्या, तो दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है डब्ल्यूबीसी ज्यादा बढ़ने से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कीजिएगा। डब्ल्यूबीसी ज्यादा बढ़ने से एलर्जी और कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना
हमारे शरीर में इन कणिकाओं का नियमन होना बहुत ही जरूरी है ना। तो अगली बात करता हूं मैं प्लेटलेट्स। जिसका दूसरा नाम होता है बिंबाणु। दोस्तों, प्लेटलेट्स या बिंबाणु में भी कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है ना, और इनकी संख्या पुरुष और महिलाओं में 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख प्रति घन होती है दोस्तों, है ना। तो इसकी संख्या कितनी होगी? 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन, है ना। ये होती है दोस्तों प्लेटलेट्स। और इसका जीवन काल की बात करता हूं दोस्तों, तो जीवन काल होता है इसका 10 से 12 दिन तक का, है ना। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 से 12 दिन का होता है। और इनके कार्य की बात करता हूं तो प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाने में सहायक। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है प्लेटलेट्स, है ना। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स होती है, इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख। जीवन काल होता है 10 से 12 दिन। कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। और इसकी प्लेटलेट्स की हमारे शरीर में कमी होने पर दोस्तों डेंगू जैसी बीमारी होती है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट दोस्तों। प्लेटलेट्स की संख्या की कमी होने के कारण डेंगू जैसा रोग होता है। डेंगू का उपचार है बकरी का दूध, ऊंटनी का दूध, भेड़नी का दूध, पपीते का छिलका। इसी प्रकार इसका घरेलू उपचार डेंगू से निपटारे के लिए किया जाता है ना। और प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ना और प्लेटलेट्स का निर्माण की प्रक्रिया, ये सब प्रक्रिया के अध्ययन को थ्रोम्बोसाइटोलॉजी और इनके निर्माण की प्रक्रिया, प्लेटलेट्स की निर्माण की प्रक्रिया थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। दोस्तों, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूं, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया जो एक आरबीसी के अंदर हमारा पॉइंट है, संबंधित है, रक्त से ही संबंधित है कि पॉलीसाइथीमिया क्या होता है। पॉलीसाइथीमिया दोस्तों, जब हम पहाड़ों पर भ्रमण करते हैं, है ना, तो वहां का वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है। इसी कारण से जब हम पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जाते हैं तो वहां हम क्या करते हैं? हमारा शरीर हल्का महसूस होता है, हमारे शरीर में सुस्ती महसूस होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहाड़ों पर हम भ्रमण करते हैं तो हमारी आरबीसी होती है, इनकी संख्या बढ़ती है। यानी आरबीसी ऑक्सीजन के विपरीत विरुद्ध काम करती है। यानी ऑक्सीजन कम होगी तो हमारे शरीर में क्या होगी? आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी। ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम होगी तो आरबीसी बढ़ेगी। और हम पहाड़ों पर भ्रमण करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? O2 की क्या होती है? कमी होती है, जिसके कारण हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ गई, जिसके कारण हमारे को सुस्ती प्रदान होती है। तभी हम कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद ज्यादातर
पहाड़ों पर बने हुए हैं। हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं और सुस्ती महसूस करते हैं, इसी का कारण यही है दोस्तों, यहाँ मंदिर मस्जिद से कुछ लेना देना नहीं होता है ना। तो ये साइंस कहता है मंदिर मस्जिद से लेना देना नहीं होता है, ये होता है आरबीसी ऑक्सीजन के विरुद्ध के कारण हमारे को सुस्ती प्रदान होती है। तो यह होता है पॉलीसाइथेमिया। इसी प्रकार इसे ऑक्सीजन कम होना, आरबीसी बढ़ना, यही प्रक्रिया पॉलीसाइथेमिया कहलाती है। गोंगे के अंदर रक्त का वर्णक हीमोलिप के कारण इसे नीला होता है ना। तो दोस्तों आरबीसी हमने डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों कणिकाओं की आज हमने बात की थी। इनका अगला पार्ट कल बात करेंगे। इनका जीवन काल आरबीसी का 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 5 से 7 दिन और प्लेटलेट्स का 10 से 12 दिन होता है ना। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों। आज के सेशन में मैं इतनी ही बात करने वाला हूँ। कल के सेशन में मैं ब्लड ग्रुप की बात करूंगा। राधे राधे दोस्तों। ये आगे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ताकि मैं आपके लिए अच्छी तरीके से अगला वीडियो, है ना, अच्छा जो अच्छे प्रश्नों के साथ लेके आऊं, है ना दोस्तों। धन्यवाद।